हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने CNS के बारे में पढ़ा था, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स होते थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन के बारे में अच्छी खासी स्टडी कर ली थी। ब्रेन के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे एक बार रिवीजन भी करेंगे उस चीज का। बट आज हमें क्या पढ़ना है हम वो देखते हैं। हमने फर्दर बात की थी कि CNS की, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS की बात की थी। CNS में हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना था एंड स्पाइनल के बारे में, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो फाइनली हमने ब्रेन के बारे में स्टडी कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना एंड फर्दर आगे हम स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड फिर PNS को भी पढ़ेंगे एंड देन ANS को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतनी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला हम एक काम करते हैं, हम ब्रेन के फंक्शंस को वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। तो वो क्या चीजें थी, ये था ब्रेन का पार्ट। ब्रेन के पार्ट में भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमने जब ब्रेन को डिवाइड किया तो हमें वहां से पता चला कि ब्रेन के फर्दर होते हैं 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स से फोर ब्रेन, सेकेंड था मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन। बेसिकली हमें पता है ब्रेन क्या चीज है, ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। ब्रेन के रोल्स हमने पढ़ लिए थे। अब ब्रेन के पार्ट की जब हम बात कर रहे थे तो हमें वहां से पता चला कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं फर्दर। तो फर्स्ट पार्ट था फोर ब्रेन का, दूसरा है मिड ब्रेन एंड फिर थर्ड हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन की बात की जाती है तो 80% ऑफ द ब्रेन यही होते हैं, ठीक है। मेनली हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन एक सिंपल ब्रिज की तरह वर्क करता है बिटवीन दिस हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हाइंड टू फोर ब्रेन जानी है उसको भी ये कैरी करेंगे एंड फिर फोर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हाइंड ब्रेन की तरफ भी लेके जाते हैं। सिंपल इनका जंक्शन का काम है, मतलब कि ये ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। हाइंड ब्रेन में हमने बात की थी, ये फोर ब्रेन हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन में वॉलेंट्री एक्शंस, अब हम क्या कह रहे हैं, जो भी वॉकिंग हो गया, बैलेंसिंग हो गई, ये सारी चीजें हुई, ये सारा काम हमारे फोर ब्रेन का हो गया। हाइंड ब्रेन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़े थोड़े फंक्शंस भी जाने थे। क्या फर्दर फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स थे। कुछ पार्ट ऑप्टिक लोब्स वगैरह को कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का था। हाइंड ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते थे। अब हम बेसिक साइन के सारे फंक्शंस देख लेते हैं। ये जो 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये पार्ट थे हमारे फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन की पार्ट्स में सबसे पहला आता है ऑल्फैक्टरी लोब। इनका फंक्शन क्या है कि ये स्मेल को सेंस करते हैं। जो भी आपके ओरल कैविटी में, जो भी बक्कल कैविटी में हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते थे, नॉस्ट्रिल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते थे, हम इन सभी रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। कैसे उस रिसेप्टर पे हर एक चीज रिकॉग्नाइज होती है। सपोज दैट कि हम कहीं से गुजर रहे हैं और वहां पे क्या है, बहुत बैड स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल के को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर तो प्रेजेंट है, पर क्या रिसेप्टर से ही हर काम चल जाना है? बिल्कुल भी नहीं। रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उन रिसेप्टर्स का कनेक्शन हमारे इन्हीं ऑल्फैक्टरी लोब से होता है। ये चीज समझ में आती है ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। नेक्स्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसी को हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है। फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम और फिर अभी हम यहाँ पे सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बारे में कंफ्यूज नहीं करना है। नेम में डिफरेंस है, स्पेलिंग डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो सेरिब्रम जो है वो पार्ट है फोर ब्रेन का और सेरिबेलम पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं सेरिब्रम के फंक्शन की या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। जो हमारा सेरिब्रम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट वाला पार्ट एंड द राइट वाला पार्ट, ठीक है। लेफ्ट और राइट वाले पार्ट की खासियत क्या होती है, जो भी हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे राइट हैंड को कंट्रोल करेगा
एंड जो हमारा राइट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर राइट सेरेब्रम है, ये हमारे लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या है इनके फंक्शन में, ये मेमोरी में हेल्प करते हैं, थिंकिंग में हेल्प करेंगे, रीजनिंग, स्पीच, विजन, हियरिंग, लर्निंग एंड द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी होते हैं। ठीक है, इनकी कंट्रोलिंग पावर इन सारी चीजों पे है। बेसिकली आप देख सकते हो कि 80% ऑफ द वर्क किसका हो रहा है, इन्हीं फोर ब्रेन ही इंक्लूड कर रही है। कंट्रोलिंग का काम 80% फोर ब्रेन करती है। डायनसेफ्लॉन की हम बात करते हैं तो डायनसेफ्लॉन बहुत सारी चीजों को ये भी कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल सेंटर होते हैं, होम्योस्टैटिक सेंटर इनको बोलते हैं। कंट्रोल थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं, हंगर को कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना, बिहेवियर को कंट्रोल करना, सारा कुछ इंक्लूड होता है इन द डायनसेफ्लॉन। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्टिक लोब। ये हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है। ये कंट्रोल करते हैं विजन को, डीप एनालिटिकल विजन में हेल्प करते हैं एंड कंसंट्रेट हियरिंग। सेरेबेलम की हम बात करते हैं। सेरेब्रम और सेरेबेलम में बहुत डिफरेंस है और लार्ज डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना है। सेरेबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटन, मेंटेनेंस द बॉडी पोस्चर। यहीं पे जो सारी बैलेंसिंग वगैरह होती है कि बचपन में हम किसी चीज को बैलेंस नहीं कर पाते, जब आगे वो चीजें सीखते हैं, डेवलपमेंट होता है बॉडी का, तो हम ये कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटन्स, कैसे हमें मूवमेंट करना है या फिर बॉडी पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है, एक स्ट्रेट लाइन में कैसे मोशन करना है, कैसे मूव करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है सेरेबेलम। मेडुला ओब्लांगाटा की हम बात करते हैं। ये सिंपली ब्रिज होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारे सीएनएस के पार्ट है। अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो यही मेडुला ओब्लांगाटा एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड होके ये फर्दर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। आज का हमारा टॉपिक बेसिक सा है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हर एक चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी लास्ट हमने एक चीज पढ़ा, मेडुला ओब्लांगाटा, वही ब्रेन का लास्ट पार्ट है, वहां से एक्सटेंड होती है, फिर एक्सटेंड होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है, स्पाइनल कॉर्ड इज एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लांगाटा, दैट इज इट अराइजेस फ्रॉम द रियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। लास्ट वाला पार्ट जो हाइंड ब्रेन का होता है, वहां एंडिंग पार्ट को हम मेडुला ओब्लांगाटा कहते हैं, दिस पार्ट। ठीक है, ये क्या है, यही मेडुला ओब्लांगाटा है और ये जो पार्ट है ये फिर आगे फर्दर एक्सटेंड होएगी। एक्सटेंड होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इन द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इट कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम। क्रेनियम ये जो हमारी स्कल है, थ्रू एन एपर्चर। एपर्चर को हम बोलते हैं, एपर्चर मतलब जहां से ये निकल के आ रही होती है, इस एपर्चर को नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। नाम आप याद रखो, जो जो चीजें मेंशन हो रही है उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब फोरामेन मैग्नम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये तुरंत आपको हिट करना चाहिए कि व्हाट इज फोरामेन मैग्नम। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, बहुत थिक नर्व होती है, हॉलो होती है अंदर से, और जो इसकी कैविटी होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी हॉलो है, उसकी कैविटी को हम न्यूरोसील बोलते हैं। ये भी लर्न करना आपको, हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड इट्स कैविटी इज कॉल्ड न्यूरोसील। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो दिस इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम ब्रेन टू वेस्ट रीजन। ये हमारे ब्रेन से लेके हमारी वेस्ट वाली रीजन तक एक्सटेंडेड होती है। इनकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये फिगर आपको दिख रहा है, इस पार्ट से लेके जो ये वाली पार्ट है, ब्रेन तो हमने पढ़ा हुआ है, इस पार्ट से मतलब ब्रेन से हमारे वेस्ट तक एक्सटेंडेड होती है। इनकी अगर हम बात करें कितनी लंबाई है, लेंथ क्या है इनकी, तो लेंथ इज 45 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज हाईली डेलिकेट स्ट्रक्चर। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक सा स्ट्रक्चर है। तो अब जब ये बहुत नाजुक है तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो अब इस नाजुक से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इंटरनली हैज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्पेस। एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्पेस होती है वर्टिब्रल कॉलम में, और उसी कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। सपोज दैट एक लॉन्ग सी पाइप हो, ठीक है, ये जो पाइप है ये हॉलो है, खोखली है एकदम से, और इसके अंदर अब फिर वापस से क्या है, एक और पतली सी पाइप आप डाल दो, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, एक पतली सी पाइप है। तो अब हम इसी को, ये जो पाइप ऊपर वाली थी इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है, इंटरनली अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्पेस। ट्यूबुलर स्पेस होता है, जगह होती है, इसी जगह में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक बेस्ट सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक पेन ले लो, पेन में क्या है, रिफिल है, तो जो पेन है, पेन इज द वर्टिब्रल कॉलम, और जो रिफिल जा रही है पेन के अंदर, दैट रिफिल इज स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी चाहिए बिकॉज डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमारे ब्रेन के पास 3 लेयर की मेनिंजेस प्रेजेंट होती थी, जो लेयर प्रेजेंट होती थी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेम मेनिंजेस इधर भी प्रेजेंट होती है। फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है, लेयर्स होती हैं। द ट्रांसवर्स सेक्शन, अब ये तो फाइनल सी बात थी कि स्पाइनल कॉर्ड कैसा दिखता है, किस किस चीज से प्रोटेक्टेड होता है, बट अब अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, उसको कट करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखता है एक इनर जोन, ठीक है। इनर जोन जो होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बटरफ्लाई शेप की होगी, और उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप की, ठीक है, कुछ इस तरह से बटरफ्लाई होती है। तो ये बटरफ्लाई शेप का जो हमें दिखता है स्पाइनल कॉर्ड को कट करने के बाद, ट्रांसफर सेक्शन के बाद, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रे मैटर फिल होते हैं, और बाकी जो आउटर जोन होता है, इसके बाहर का जो जोन होगा, बाहर की जो स्पेस होगी, जो भी बाहर की स्पेस है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। अंदर ये जो बटरफ्लाई जोन दिख रहा है, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, इधर प्रेजेंट होंगे, और जो आउटर जोन है उधर होते हैं व्हाइट मैटर। फिगर देख लेते हैं। ये रहा कुछ फिगर। अगर ट्रांसफर सेक्शन हमने किया स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद बीच में एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, बटरफ्लाई की तरह ही है अंदर का स्ट्रक्चर। तो ये जो बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन, इसमें बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है ग्रे मैटर, यही है ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर में हम बोलते हैं पोस्टीरियरली हॉर्न बोलते हैं इनको, ठीक है, और साथ साथ ये जो आउटर वाला रीजन है, अगर इस पोर्शन को आप निकाल दो, तो इस पोर्शन के बाद जो भी ये आउटर रीजन बच रहा है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। यहाँ पे और क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न भी प्रेजेंट होते हैं, लैटरल हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में जो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके बीच में स्पेस होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। बेसिक सा इस फिगर का मतलब ये था कि आप देख सको व्हाट इज व्हाइट मैटर एंड व्हाट इज ग्रे मैटर, ठीक है। अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इस चीज को समझने के लिए आप इस फिगर का यूज कर लो, सॉरी, इस फिगर में क्या दिखा रहा है कि ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड में आप देखो, इधर से भी अगर कोई चीज इधर से निकल रही तो इधर से भी सेम चीज है, तो ये क्या, वन पेयर ऑफ नर्व्स निकल रही है, एक पेयर निकली, दूसरी पेयर, तीसरी पेयर, ऐसे कर करके कई सारी नर्व्स निकलती हैं। ये वही चीज है, अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस
वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साइड साइड से ये स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। अगर हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व बिकॉज ईच कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। हमने जो वहां पे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के टाइप पढ़े थे, उधर हमने दो पढ़े कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी वाला वो होगा कि जो आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा और फिर आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाएगा। लेकिन फिर ब्रेन ने जो भी मैसेज सेंड किया हुआ है, अब जो मैसेज ब्रेन की तरफ से आपके इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आता था वो था मोटर न्यूरॉन। लेकिन कुछ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जिनके पास सेंसरी वाला पार्ट भी होता है एंड मोटर वाला पार्ट भी होता है। तो हमारी स्पाइनल नर्व्स वही नर्व्स हैं जिनके पास दोनों नर्व प्रेजेंट होती हैं, मिक्स्ड भी प्रेजेंट होंगी एंड मोटर भी प्रेजेंट होंगी एंड सेंसरी भी प्रेजेंट होती हैं। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व क्योंकि इनके पास सेंसरी न्यूरॉन भी है एंड द मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको बताना है 31 पेयर, ठीक है। पेयर में नहीं भी पूछ सकते तो आप काउंट करके बता लोगे। Each spinal nerve originates by a dorsal nerve root and a ventral nerve root. The dorsal root is sensory in nature. जो dorsal root वाला पार्ट है वो sensory nature का होता है। उसी स्पाइनल नर्व में ही दोनों प्रेजेंट है, डॉर्सल रूट भी प्रेजेंट है एंड वेंट्रल नर्व रूट भी प्रेजेंट है। डॉर्सल वाले की जो नेचर है वो सेंसरी की तरह होती है और जो वेंट्रल वाले का नेचर है वो मोटर न्यूरॉन की तरह होता है। तो ये दोनों आपस में मिक्स की तरह काम कर लेते हैं। अब डॉर्सल रूट जब सेंसरी है नेचर में तो ये इम्पल्स को ब्रेन तक लेके जाएगा और फिर अगर वेंट्रल रूट मोटर की तरह वर्क कर रहा है तो ये जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन देगा इसको इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है। द सेंसरी नर्व ब्रिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, वही चीज है, सेंसरी नर्व ब्रिंग करेगी इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से, वेयर एज द मोटर नर्व सेंड इम्पल्स टू द मसल। तो इस चीज को आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हो कि सेंसरी नर्व ने भेजा मतलब डॉर्सल नर्व रूट सेंड कर रही है, और अगर मोटर नर्व सेंड कर रही है इम्पल्स टू द मसल्स तो मतलब मोटर नर्व के तौर पे कौन है, वेंट्रल रूट काम कर रहा है। डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व टुगेदर फॉर्म रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही है कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम जस्ट 2 मिनट बाद पढ़ते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल रूट स्पाइनल कॉर्ड की और स्पाइनल नर्व ये साथ साथ में एक रिफ्लेक्स आर्क बनाती हैं। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, फंक्शन पढ़ने से पहले हम सबसे पहला इस रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में कह रहा है दीज आर सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। कुछ भी अचानक से बाहर से स्टिमुलाई मिली तो जो हम सडन रिस्पॉन्स देते हैं इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सपोज एक्शन रिएक्शन, हमने न्यूटन्स का 3rd लॉ पढ़ा था कि अगर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया तो सामने से भी रिस्पांस में क्या होता है, इंसान इतना सोचेगा नहीं, वो भी एक थप्पड़ खींच के लगाएगा, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इधर से जैसे ही स्टिमुलस मिला, ठीक है, स्टिमुलस के मिलते ही जो क्विक रिस्पॉन्स हम देते हैं दैट इज आवर रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे क्या है कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्सेज हम देते हैं यहाँ पे ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है। दीज आर कैरीड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूड हुआ है। अब भाई रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 टाइप्स हो सकते हैं फर्दर। एक है इनेट रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन और तीसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। एक एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं कि इनेट वाला क्या है, हैबिचुअल क्या है एंड द कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो इनेट की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी चीजें जैसे कि कफिंग करना, बच्चा बचपन से ही जान रहा होता है कि कफिंग करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो ये जो कफिंग है ये भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है।
या फिर स्नीजिंग हो गई, कोई पार्टिकल वगैरह हमारे नॉस्ट्रल्स में अगर स्टक रह जाती है तो उस चीज के रिस्पॉन्स के लिए हम स्नीजिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में बर्थ से ही होती हैं, मतलब जन्म के समय से ही हमारी बॉडी में ये चीजें होती हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं इनेट रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। कफिंग आनी है तो आप कितना भी कंट्रोल करोगे वो चीज हो जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन इंस्टेंट होता है, अचानक से हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, कफिंग का हो गया, स्नीजिंग का हो गया। सेम ऐसे हैबिचुअल में हम क्या बात करते हैं, हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि कोई चीज बराबर करते रहो तो वो चीज आपके रिफ्लेक्स में आ जाती है। मतलब अगर कोई चीज बार बार बोलो, या फिर हम बोलते हैं कि बैड हैबिट्स ही हमने सीख ली है, तो कोई वर्ड आप बार बार सुनते रहो, वो चीज आपके हैबिट में आ जाए, तो रिफ्लेक्स के उसमें आपके रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के तौर पे वो आपकी जुबान से निकल सकती है, या फिर आप भी रिफ्लेक्स उस चीज का शो कर सकते हो, मतलब उस चीज का एक रिएक्शन दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, हैबिचुअल में हम कोई चीज एक प्रॉपर लर्निंग चाहिए, इसके लिए टाइम लगता है किसी चीज को हैबिट बनाने के लिए, और जब वो हैबिट बन जाती है तो वही चीज आपके रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती है। कोई चीज हुआ, आपने कई बार सीखा हुआ है, तो जब सडन क्लासरूम में वो चीज पूछी जाएगी, आपने कई बार पढ़ा हुआ है, बहुत हैबिट में अपने ले आए उस चीज को, तो पूछने पे ये नहीं कि बहुत सोचोगे, क्विक रिस्पॉन्स दोगे, और जो वो क्विक रिस्पॉन्स होगा दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और जो ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि हम बहुत लर्निंग के बाद, एक कांस्टेंट या फिर कॉन्शियस लर्निंग के बाद जो चीज हम सीखते हैं, इसको हम हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब थर्ड आता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इंटरेस्टिंग में क्या है कि कंडीशन लगेगी रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अगर देखें कि कोई बहुत डिलीशियस सा फूड देखा, ठीक है, अब डिलीशियस सा फूड स्मेल जाने पे ही उस फूड का स्मेल गया आपकी नॉस्ट्रल्स के पास, तो अब तुरंत सलाइवेशन होने लगता है। तो जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है सलाइवेशन वाला, ये क्या है, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन था कि डिलीशियस फूड है, उसकी स्मेल गई, ये थी कंडीशन। अब ये कंडीशन आने पे सलाइवेशन तो होगा, ठीक है। तो ये क्या था, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, कि कितना भी रोको ना तो वो चीज रुक नहीं पाती, सलाइवेशन तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, इनेट वाला बर्थ टाइम से ही होता है। हैबिचुअल कोई चीज आप अपनी हैबिट में ला रहे हो, बार बार कॉन्स्टेंट लर्निंग कर रहे हो, बार बार उस चीज को सीख रहे हैं हम, ठीक है। या फिर कोई चीज पढ़ो, उसको बार बार रटे जा रहे हैं, तो वो चीजें हमारे रिफ्लेक्स में आ जाती हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। दैट इज हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन। और कंडीशनल वाला तो भाई बहुत अच्छा है कि जो भी चीजें, मतलब वहां पे क्या है, वहां पे एक कैटलिस्ट काम करेगा तो कंडीशन लग गई। अब उस कंडीशन लगने के बाद बॉडी में कई सारे एक्शंस होते हैं, उस एक्शन को हम कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब अगर ये क्लियर हो गया तो सबसे पहली चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। द पाथ टेकन बाय द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल नर्व फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्क। जो भी पाथ, मतलब जो रास्ता ये लोग चूज करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स स्पाइनल नर्व्स में, उसी चीज को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क अगर आप सिंपली समझो तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्टिमुलस मिला, एक ने उस चीज को ब्रेन तक पहुंचाया, फिर ब्रेन ने मैसेज उसको नहीं दिया, दूसरे वाले को दिया। दूसरा वाला मतलब कौन, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन उस चीज को हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आता है। तो ये जो पाथवे है ना, इसी चीज को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 कंपोनेंट को इंक्लूड कर रहा है। सबसे पहला एक सेंस ऑर्गन होगा, जैसे कि स्किन, जिसने स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, ठीक है, रिसीव कर लिया। दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल नर्व, इसने स्टिमुलस को लिया, स्टिमुलस को रिसीव करने वाला रिसेप्टर, स्किन हमारी रिसेप्टर थी। अब उस रिसेप्टर से इंपल्स को हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स कैच करेंगी। कैच करने के बाद ये चीज जाती है स्पाइनल कॉर्ड को। अगर स्पाइनल कॉर्ड को नहीं जाती तो ब्रेन को जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी जो स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे हैं, ठीक है। हमने क्रेनियल नर्व की बात नहीं की है।
अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं। तो स्पाइनल नर्व से ये चीज स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटर न्यूरॉन्स आती हैं स्पाइनल नर्व की। उस चीज को अगर रिफ्लेक्स में है तो ये यहाँ पे ब्रेन डायरेक्टली काम नहीं करेगा, कुछ चीजें हमारा स्पाइनल कॉर्ड मैनेज कर लेता है। फिर वहां से इंफॉर्मेशन अब इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएंगी। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन है जो इंफॉर्मेशन को अब कैच करने वाला है कि ब्रेन ने क्या कहा है या फिर स्पाइनल ने क्या मैसेज हमको भेजा है। रिफ्लेक्स आर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क किस लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर ब्रेन नहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ब्रेन का कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है इस चीज में, तो उस जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी एक्शंस है, उस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जो पाथवे आ रहा है, जो पाथवे चूज किया गया है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जो भी क्विक रिस्पॉन्स हम देने वाले हैं उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि सबसे पहला क्या हुआ कि ये बंदा है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है, कि अब ये जा रहा है, अपने हाथ को इसने इस सोर्स ऑफ हीट पे रखा, तो अब ऑब्वियसली इसके हाथ में कुछ तो दिक्कत आएगी, जलेगा हाथ, ठीक है। तो फिंगर ने रिसीव किया कि भाई हाथ जल रहा है, ठीक। तो अब ये यहाँ पे सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव होंगी। सेंसरी न्यूरॉन इस चीज को लेके जाती हैं हमारे, जो यहाँ पे ग्रे मैटर था ना, ग्रे मैटर में भी हमारा एक होता था डॉर्सल रूट, दूसरा होता था वेंट्रल रूट। तो यहाँ पे डॉर्सल रूट के पास जा रहा है इंफॉर्मेशन। डॉर्सल रूट के पास जाने के बाद ये चीज कन्वर्ट हो जाती है, आती है आपके वेंट्रल रूट के पास। अब वेंट्रल रूट लेके जाएगा इस चीज को वापस, इनको कहता है कि भैया फटाफट ये वाला ये मसल्स कांटेक्ट में आया, इस मसल को इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए हम इस मसल को इफेक्टर बोलते हैं। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन देगा कि भैया हाथ को हटा लो, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्शन किया, अपने हाथ को फटाफट हटा लिया, या फिर जो स्विच है उस स्विच को बंद कर दिया। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का, कि यहाँ पे हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, सीएनएस का पार्ट इन्वॉल्व है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है तो जो भी एक्शन, जो भी आर्क बन रहा होता है, उस आर्क को हम रिफ्लेक्स आर्क नाम देते हैं। ये चीज क्लियर है, तो हम फंक्शन पढ़ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। द स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। मेन फंक्शन इनके यही है, ये कंडक्ट करेगा नर्वस इंपल्स को, नर्व इंपल्स को टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से करेगा या ब्रेन की तरफ करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कंडक्शन का वर्क कर रहा है। इंपल्स को ब्रेन तक भी ले जाएगा, ब्रेन से भी लेकर आएगा। इट इज कंसर्न विथ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, किसके साथ कंसर्न होता है, विथ रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत सारे इंस्टेंट रिएक्शंस जो हम देते हैं वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। इस सब का रीजन क्या होता है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड में हमारी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब यहीं पे सारी बात खत्म होती है सीएनएस की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएनएस। हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स पढ़े थे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना था सीएनएस, पीएनएस एंड द एएनएस। सीएनएस कंप्लीटेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम सीएनएस। जो सीएनएस से अराइज हो रही है नर्व, उन्हीं को इंक्लूड करता है। द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस से इंक्लूड हो रहा है, निकल रही है, मतलब कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रही होंगी नर्व्स, बिकॉज सीएनएस के 2 पार्ट्स होते थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दोज नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, जो हमारे ब्रेन से निकलेंगी उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट ये किसी का फेस है, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही होंगी, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, और जो हमारे स्पाइनल से निकलती हैं उनको क्या कहते हैं। पीएनएस में बस आपको यही चीज पढ़ना है। हम पीएनएस में मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसी चीज को बार बार पढ़ते हैं।
तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही होती है, जो डायरेक्टली ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको तो हम स्पाइनल नर्व्स बोलते ही हैं। Those nerve which originate from brain, जो ब्रेन से निकली, डायरेक्ट ब्रेन से निकली, उनको हमने कहा क्रेनियल नर्व्स। एंड those originate from the spinal cord, उनको नाम देते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने अभी बात की स्पाइनल कॉर्ड में कि 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्रेनियल नर्व के बारे में दिया गया है कि इधर 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल नर्व का भी दिया हुआ है 31 पेयर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पीएनएस में हम क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ते हैं। जो ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं, और अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व की तो ये प्रेजेंट होती है 31 पेयर। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस एक्ट करता है ब्रिज की तरह बिटवीन द सीएनएस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सीएनएस का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हो गया, और फिर जो भी अदर डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी की, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। मतलब इम्पल्स को बॉडी से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से लेके जाता है ब्रेन तक, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा, और वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेजेस जाते हैं उनको लेकर जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। सिंपल हम बात करते हैं, पीएनएस भी ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह काम करेगा तो किसके बीच में? सीएनएस और अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एएनएस का, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या? दैट इज नॉट इन योर विल, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होने वाला है, इच्छा के विरुद्ध जाके होगा। ठीक है, अगेंस्ट टू योर विल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा एएनएस। इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक क्यों है? हम कुछ चीजों को कहते हैं ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये ऑटोनॉमिक है। यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द विल ऑफ द इंडिविजुअल। बंदा उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बंदा कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उस एक्टिविटी को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रखते हैं, या फिर उस एक्टिविटी को हम कहते हैं ये ऑटोनॉमिक हो रहा है या फिर ऑटोमेटिक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, कंट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल का कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब डायलेट होगा, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। यहाँ पे क्या है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी लाइट आई तो वहां पे प्यूपिल क्या होती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर नॉर्मल शेप में डायलेट हो जाती है, या फिर कोई सरप्राइज हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, प्यूपिल अपनी डायलेट कर लेता है बहुत कि हाँ ये चीज हो गई। ठीक, सेम वैसे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सारी चीजें खुद से होती है, तो इन सारे एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। स्लो एंड फास्ट पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है कि जो भी हम फूड को इनगल्फ कर रहे हैं, फूड को इनगल्फ करोगे कि नहीं ये आपके कंट्रोल में है, बट अब फूड किस तरह से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने वाला है, एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से कौन सा मूवमेंट करते घूमते घामते कैसे जाएगा वो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्लो जाएगा या फास्ट जाएगा, कौन सा मूवमेंट ये करेगा, तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सेम ऐसे है कि स्लो एंड फास्ट हार्ट बीट, यहाँ पे भी क्या है, हार्ट बीट को बढ़ा लिया, हार्ट बीट को घटा लिया, ये सारा कुछ कंट्रोल है एएनएस के हाथ में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो सब सिस्टम्स को कंसिस्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम बेसिक सा डिफरेंस देख के इस चीज को पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। यहाँ पे हम सबसे पहला देख रहे हैं कि अगर बहुत ब्राइट लाइट होती है तो वहां पे हमारी प्यूपिल कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है मतलब छोटी हो जाएगी, क्योंकि लाइट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो हम उसकी तरफ अपनी प्यूपिल को बहुत डायलेट करके नहीं देख सकते हैं।
ब्राइट लाइट हुई तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मतलब सिकुड़ जाती है। सेम क्या होता है कि डिम लाइट आई या फिर नॉर्मल लाइट में आप आ गए हो तो जिस शेप में थी उसी शेप में आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा आपकी डायलेट हो सकती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा था कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन का एग्जाम्पल है, ये कंट्रोल करते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब डिफरेंस क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में? एक अगर किसी चीज को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वाला बैलेंस करेगा, डिक्रीज करेगा तभी तो बैलेंस करेगा। तो एक अगर बढ़ाता है तो दूसरा वाला घटा देगा, ठीक है। फिर दूसरा अगर बढ़ गया तो फिर ये वाला घटा देगा। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखते हैं। ये पढ़ते हैं क्या चीज है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। अब ऐसे नहीं कि एवं ही इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे क्या है कि कोई कंडीशन होगी, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो हार्ट बीट आपकी इंक्रीज कर गई। तो पैरासिम्पैथेटिक वाला कहता है कि यहाँ पे ये जाएगा, ये अपना एक्शन शो करता है, उस बढ़ी हुई हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन द सेंस बहुत कम नहीं, घटा देगा, नॉर्मल रेट में ले आएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जब ब्लड वेसल जिस शेप की थी उस शेप से भी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, वो चीज मुड़ गई है, सिकुड़ गई है। तो अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड आराम से फ्लो कर रहा था, अब क्या है, ब्लड में भी क्या होगा, आ जा नहीं पा रहे हैं आराम से, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। बहुत सारा ब्लड इधर उधर आने की, पतली सी जगह है तो वहां पे क्या है, बहुत प्रॉब्लम होगी लोगों को रहने में। तो सेम चीज ब्लड वेसल्स के बारे में भी है। जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब फिर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए या फिर ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए ब्लड वेसल्स को पैरासिम्पैथेटिक वाला डायलेट करता है, मतलब एक्सपेंड कर देता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मींस बढ़े हुए प्रेशर को कंट्रोल में ला देता है। यहाँ पे सिंपैथेटिक डायलेट करेगा प्यूपिल को, डायलेट का मतलब एक्सपेंड कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपिल को। अब यहाँ पे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है, बट दोनों का फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा। ये हर बार हार्ट बीट को इंक्रीज ही करेंगे। अब वो कंडीशन कैसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन सपोज दैट कि कहीं जा रहे हो, सांप वाप देख लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हार्मोन फ्लो होगा, फियर हार्मोन फ्लो होते ही हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट कैसे बढ़ेगी? हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम अपना आगे आता है, ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। सेम है कि ये हमारी ब्रोंकाई को भी डायलेट करेगा, एक्सपेंड करता है। पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है ब्रोंकाई को हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखना। इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो भी हो रहे होते हैं हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में, उसको इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं। ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज कर देंगे या फिर उसको प्रॉपर चलने देंगे। रिलैक्स करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर को। हमारी, आपको पता होगा कि यूरिनरी ब्लैडर भी एक बहुत ही ज्यादा नाजुक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अक्सर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी कॉन्स्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपैथेटिक वाला रिलैक्स कराता है यूरिनरी ब्लैडर को और पैरासिम्पैथेटिक वाला यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे बेसिक सा इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सा डिफरेंस है। आपको ये चीज बस लर्न करनी है, किसका काम है इंक्रीज करना, किसका काम है डिक्रीज करना, किसका काम है डायलेट करना और किसका काम है कॉन्स्ट्रिक्ट करना। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। हमने फाइनली ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो 3 पार्ट्स होते थे, CNS, PNS एंड द ANS, उस चीज को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर होगा। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो सब आसानी से समझ आ जाना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।